नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देखिए, यूपीएस का तो अब जब गजट आएगा सो आएगा, तब चर्चा उस पर होगी। लेकिन अभी जो कर्मचारियों में चर्चा है वो है 8वें वेतन आयोग को लेकर कि 8वां वेतन आयोग सरकार कब गठित करेगी और सरकार ने गठित कर दिया तो उनको क्या मिलेगा। तो हम ये समझते हैं चूंकि ये कर्मचारियों का मसला है और इसको पुराने कर्मचारी था वो जो कि जिन्होंने कि हर वेतन आयोग को करीबन उन्होंने देखा है, उसका नफा नुकसान जोड़ा है। तो हमारे साथ एलन पाठक जी हैं जो कि मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री जो रायबरेली में है वहाँ का जो कर्मचारी यूनियन है, मजदूर यूनियन है, उसके वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं और AIRF के जोनल सेक्रेटरी भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। धन्यवाद चंदन भाई। सर, हम ये समझना चाहते हैं जैसे कि हमने हमेशा से रखा है कि हम ऐसे वीडियो नहीं बना लेते कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, इसलिए हम हमेशा जो क्रेडिबल लोग हैं, जो कर्मचारी यूनियन जो उनके नफा नुकसान को देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, इसलिए हम आज आपके पास है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो 8वां वेतन आयोग है, हम इस पे इसको इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाहते हैं। इस पहले तो ये बताइए कि ये वेतन आयोग कैसे बनता है। इस पर चर्चा जो हम करेंगे कि कैसे वेतन आयोग का गठन होता है, वेतन आयोग में कौन कौन होते हैं और वेतन आयोग जब बनाता है जो कि कर्मचारियों का वेतन तय करता है, तो उसके लिए रिकमेंड करता है, अनुशंसा करता है कि ये होना चाहिए, तो उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और अब जो 8वां होगा उसमें अगर जो पिछले का ट्रेंड रहा अगर वो होगा तो कर्मचारियों को कितने बढ़ने की उम्मीद है। तो इन सब पर हम सिलसिलेवार ढंग से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, ये वेतन आयोग जो है ये इसकी प्रक्रिया क्या होती, कैसे इसका गठन होता है, कौन होते हैं इसमें। वेतन आयोग का कंसेप्ट देश की आज़ादी के पहले पूरे भारतवर्ष में 1936 के पहले डेली वेज, पाक्षिक वेज 15 दिन में पेमेंट होता था, कोई मंथली वेज का सिस्टम नहीं था। सब कंपनी रेलवे थी। लगभग 376 रेलवे में प्राइवेट कंपनीज विदेश की यहाँ काम कर रही थी। 376 में मतलब 376 प्राइवेट कंपनीज इंक्लूडिंग स्टेट रेलवे, जैसे रामपुर स्टेट रेलवे, अच्छा ये अलग अलग थे, बड़ौदा स्टेट रेलवे, अच्छा इस तरह से कुछ राज्य के महाराजाओं की रेलवे थी और बाकी प्राइवेट कंपनीज के रेलवेज थी जिसमें ज़्यादातर विदेशी कंपनियां थी, ब्रिटेन की, इंग्लैंड की। खैर, ये चर्चा बड़ी न हो जाए। 1946 से पहले रेलवे मेंस फेडरेशन के उस समय अध्यक्ष लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी थे, जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष थे। सारे कंपनीज का और यूनियनों के एकीकरण का ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का गठन तो 1924 में हो गया था। लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने की उसमें था, इतनी महंगाई इस भारत देश में थी, उसको लेकर के एक जबरदस्त आंदोलन 1946 से पहले 1945 में जयप्रकाश जी ने और जो उस समय के लीडर थे उन लोगों ने छेड़ा। बहरहाल तो 1946 में पे कमीशन बैठा, पहला पे कमीशन। अच्छा, मतलब देश का पहला पे कमीशन 1946 में 46 में बैठा, आजादी से पहले। आजादी से पहले। अच्छा, और आजादी तो मिली 15 अगस्त 1947 को। हाँ। लेकिन उस समय की ब्रिटिश सरकार ने आजादी के 3 महीना पहले पहले वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। तो सिर्फ रिपोर्ट प्रकाशित की या फिर वो पेमेंट भी मिलने लगा? नहीं, रिपोर्ट प्रकाशित की, रिपोर्ट पब्लिश कर दी, ठीक है। उसको लेकर के हमारा गोरखपुर में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का अधिवेशन था 1947 में। वहां बहुत विस्तृत इस पर चर्चा हुई
कुल मिलाकर ये रहा कि जो ब्लैक कॉलर जिनको आप कहते हैं, जिनको आप क्लास 4 कहते थे, अब क्लास 4 सरकार ने नाम हटा दिया है, सबको कहते हैं ग्रुप सी है, लेकिन ग्रुप सी की सुविधाएं उनको नहीं है। खैर, और जितना टेक्निकल कर्मचारी था उसका जो वेतनमान शुरुआत थी वो दफ्तर में काम करने वाले बाबू से जो पंखे के नीचे कुर्सी और मेज पर बैठता था, जो कर्मचारियों का हिसाब किताब, हाजिरी, वेतन, तनख्वाह, ट्रांसफर, प्रमोशन, ये बढ़िया आराम से कुर्सी मेज पर बैठ करके करता था, उसका वेतन ज्यादा ग्रुप सी में। अच्छा। और जो इंजन की, डिब्बों की रख रखाव, मेंटेनेंस, जो इंजन डिब्बे बनाता था, प्रोडक्शन, बहुत सारी ट्रेडें हैं आज की तारीख में भी टेक्निकल कैटेगरी में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, उसी में ब्रिज, अब आजकल ट्रैक मशीन आ गई है जो ट्रैक का रख रखाव बड़ा मेजर, क्योंकि बड़े कंक्रीट स्लीपर्स वगैरह है। तो संक्षेप में ये कि हाथ से काम करने वाले कारीगर, टेक्निकल एम्प्लॉइज, जिनके ऊपर सारा रेल का दारोमदार था, उनका वेतन कम शुरुआत। अच्छा। और जो दफ्तर में ग्रुप सी कर्मचारी थे उनका वेतन ज्यादा। इसको लेकर के बहुत जबरदस्त आंदोलन ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष, हम लोगों के अगुआ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जिनको विदेश भी जानता है, देश का तो बच्चा बच्चा जानता है, उन्होंने आंदोलन छेड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए। उस दरमियान काफी बड़े आंदोलन और जगह जगह सारे वर्कशॉपों में, शेडों में, जो हमारी रेलवे की जहां भी टेक्निकल कर्मचारी काम करते थे, जबरदस्त आंदोलन हुआ। और इसके बाद रेल का चलना मुश्किल हो गया। जयप्रकाश जी ने नोटिस भी दे दिया। और इसके बाद फिर ये हुआ कि एक समझौता हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो समझौते का लेटर हमारे पास ऑफिस में है। अच्छा। जिसमें ये हुआ, मैन ऑफ द लेटर, जो पेन से अपने काम करते हैं, लेटर लिखते हैं, मतलब मैन ऑफ द लेटर एंड मैन ऑफ द क्राफ्ट, जो कारीगर हैं, जो हाथ से काम करते हैं, इंजन हो, डिब्बे हो या रोलिंग स्टॉक का कोई भी एसेट हो, वो जो बनाते हैं हाथ के कारीगर, इनका वेतन समान होगा। अच्छा, ये एग्रीमेंट हुआ? ये एग्रीमेंट लिखित में हुआ। तब जाकर हड़ताल की जो नोटिस दी थी जयप्रकाश जी ने, वो विड्रा हुआ। और ये 1948 से ये फिर वेतन आयोग की रिपोर्ट में संशोधन हुआ। अब वो 55 रुपए से वेतन की शुरुआत हुई थी। आप इतनी अच्छी जानकारी, इसलिए मैं रोक नहीं पाया आपको, मतलब थोड़ा सा चूंकि लोगों में कंफ्यूजन हो। यानी कि ये जो आंदोलन हुआ, जो इसको लेके बहुत, जो आप कह लीजिए बहुत बड़े स्तर पर, उसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू और जयप्रकाश नारायण जी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ, ये उसी पहले वेतन आयोग में, पहले वेतन आयोग की रिपोर्ट जारी होने के बाद, लागू होने के पहले, अच्छा, उसमें ये जिक्र था, उसी में हड़ताल की नोटिस दी थी, उसी में ये अनुशंसा किया गया था, जिसके विरोध में जो है हड़ताल। ये ब्लैक कॉलर और व्हाइट कॉलर, क्योंकि उस जमाने में ज्यादातर बड़े पदों पर, जिसको आज हम SSE कहते हैं, या जितने अफसर होते हैं, असिस्टेंट अफसर हो, जे ग्रेड अफसर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हो, फोरमैन उस जमाने में कहलाते थे, ये सब अंग्रेज होते थे, एंग्लो इंडियन, कोई भारतवासी नहीं होता था। इसलिए उनके लिए बढ़िया वेतन। भारतवासी केवल क्लास 4 और हाथ से काम करने वाले, यही टेक्नीशियन, ये हुआ करते थे। बड़ी जातियां थी। एंग्लो इंडियन जो अंग्रेज थे, उनके छुट्टी के नियम अलग, वेतनमान उनका अलग, उनके लिए पास का नियम अलग, और जो हिंदुस्तानी थे, हमारे भारत के जो लोग थे, उनके लिए सारे नियम अलग। तो ये सब बहुत ही विविधताएं थी, बड़ी जटिलताएं थी। उस पे कमीशन में आपने वेतन आयोग के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो जयप्रकाश जी जैसे विद्वान
और देश के भारत माता की माटी के वो सपूत थे। और उन्होंने इतना जबरदस्त आंदोलन किया कि वेतन निर्धारण की नीति क्या होगी, इसको लेकर के अंग्रेज का पीरियड, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये हुआ कि ये सहमति बनी कि जो ब्रिटिश का काफी ज्ञानी जैसे विवेक देवराय जैसे व्यक्ति जो अभी भारत सरकार ने उनको कई दायित्व सौंपे, जो आर्थिक सलाहकार आज भी जो लोग होते हैं, इस तरह से एक एंग्लो इंडियन थे डॉक्टर एक्रोयड। डॉक्टर एक्रोयड को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आखिर कर्मचारियों के मासिक वेतन की नीति क्या हो, किस आधार पर दिया जाए, किस आधार पर उनका वेतन तय होगा। तो डॉक्टर एक्रोयड ने 12 पॉइंट 12 सूत्री मापदंड निर्धारित किया, जिसमें कर्मचारी का, उसके परिवार का, उसके बच्चों का, कर्मचारी का खाना पीना, कपड़ा, जूता, बच्चों की शिक्षा, सोशल जिम्मेदारियां, जो नातेदारी रिश्तेदारी में शादी ब्याह होगा उसमें आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, आपके बच्चे होंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे, तो ये सारी चीजें लेते हुए साग सब्जी अंडा, कितना कैलोरी खाना होगा एक आदमी का, और परिवार के हिसाब से एक 12 पॉइंट उसके हैं। अब ये समय होगा तो मैं आपको सारे बिंदु भी गिनाऊंगा, कभी आप फिर कभी चर्चा करेंगे जी। तो डॉक्टर एक्रोयड ने एक फार्मूला दिया कि ये पर यूनिट, एक यूनिट पर इतना खर्चा आएगा। वो 12 पॉइंट थे, उस 12 पॉइंट को मिला करके कि एक यूनिट जो है, यानी कि एक कर्मचारी, एक आदमी पर इतना खर्चा होगा, इससे कम वेतन नहीं हो सकता है। ये डॉक्टर एक्रोयड फार्मूला आज भी पे कमीशन, आज भी जो 7वां पे कमीशन ने भी डॉक्टर एक्रोयड के फार्मूले के आधार पर ही वेतन निर्धारण किया। 8वां होगा वो भी उसी आधार पर होगा, अभी कोई और इसका मापदंड नहीं है, डॉक्टर एक्रोयड फार्मूला है। हमने जब 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आई, सौभाग्य से हमारा ये क्योंकि हमको भी भारतीय रेल के, ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के सिपाही होने के 49 वर्ष पूरे हो गए हैं, लगभग 49 ईयर्स। और चौथे पे कमीशन में मैं शुरुआती दौर का लर्नर था। मुझे जेपी चौबे जी ने, उमरामल पुरोहित जी ने सीखने के लिए लगाया कि पे कमीशन को जो हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उस जमाने में तो करीब 500 कैटेगरी थी रेलवे में, आज की तारीख में काफ़ी मल्टी स्किलिंग और होने के बाद लगभग 350 के आसपास आज भी कैटेगरीज हैं। हमारे बहुत से डिपार्टमेंट हैं, ऑपरेटिंग है, मेंटेनेंस है, प्रोडक्शन है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक बहस इस बात पर हुई हमारी, चौथे पे कमीशन से हमने सीखा पे कमीशन का एजेंडा 500 कैटेगरीज का बनाना। एक मांग थी ट्रेड यूनियन की कि जैसा काम वैसा दाम, जिसकी जितनी मेहनत है, जितना दिमाग लगता है, जितना उसका ज्ञान है, उसके हिसाब से उसका वेतनमान होना चाहिए। अच्छा, तो ये जो मापदंड है, इसको लेकर के 5वें वेतन आयोग, 6ठे वेतन आयोग, 7वें वेतन आयोग, 7 इस सब में एजेंडा बनाने का, 5वें में हम भागीदार थे, 6ठवें में हम 50% से ज़्यादा भागीदार थे एजेंडा बनाने में। और चूंकि ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन ही नेशनल काउंसिल जेसीएम, भारत सरकार के सारे विभागों के, सारे मंत्रालयों के कर्मचारियों का वेतनमान क्या हो, उसका भी नेशनल काउंसिल जेसीएम का चूंकि अगुवाई ऑल इंडिया रेलवेमेंस
फेडरेशन करता है। एनसीजेसीएम का गठन 1966 में हुआ, तब से पहली बैठक से ही, क्योंकि सबसे बड़ा संगठन था ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन, आज भी है भारत सरकार में, इसलिए उसकी अगुवाई स्टाफ साइड सेक्रेटरी ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन का होता है, नेशनल काउंसिल जेसीएम का, जिसमें सरकार की ओर से जो चीफ ब्यूरोक्रेट है भारतवर्ष का, कैबिनेट सेक्रेटरी, वो भारत सरकार की ओर से बैठता है, और भारतवर्ष के कामगारों की ओर से ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी साथी शिव गोपाल मिश्रा बैठते हैं, ये स्टाफ साइड सेक्रेटरी हैं, दोनों तरफ के सदस्य होते हैं। तो अब आप जानना चाहते हैं पे कमीशन का किस तरह से क्या होता है, तो मैंने एक आपको बताया कि डॉक्टर एक्रोयट के फार्मूले के हिसाब से होता है। इसमें एक व्यक्ति पर वेतन क्या होगा एक यूनिट पर, अच्छा, ये एक फार्मूले से निकला, वो डॉक्टर एक्रोयट फार्मूला था। अब जो 7वें वेतन आयोग ने किया, कर्मचारी को 1 यूनिट माना, जी ठीक है, पत्नी को 0.75 माना, अच्छा, 2 बच्चों को लिया कि हम 2 हमारे 2 सरकार का फार्मूला है, तो जो 2 बच्चों को गिना वो 0.6 गिना। अच्छा, यानी कि दोनों मिला लिए तो 1.2 हो गया। सब मिला करके उन्होंने 3 यूनिट का परिवार माना एक कर्मचारी का। अच्छा, और 3 यूनिट मान करके वेतन का निर्धारण कर दिया। तो हमने ये कहा चेयरमैन पे कमीशन से भी और पीयूष गोयल से भी उस समय कि अगर भारत सरकार में अपने को इस समय बड़ी भारतीय संस्कृति और की रक्षा और राष्ट्र धर्म के निर्वाह की बात करते हैं, तो अगर 3 यूनिट मान के कर्मचारी का वेतन तय हो जाएगा तो 2 बातें हैं कि पत्नी का खर्चा पुरुष से कम कैसे है, अगर वो ब्यूटी पार्लर न भी जाए। हमारे पास तो 2 पैंट शर्ट है, 3 हैं, और पत्नियों के पास दर्जनों साड़ियां होती हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग उसमें जाती हैं, ब्यूटी पार्लर ना जाए वो। बच्चे की जहां तक बात है, इस देश में अफ्रीका के बाद भारत नंबर 2 पर है कुपोषण में, और आजकल के बच्चे सोमवार का ड्रेस अलग, बुधवार का ड्रेस अलग, शनिवार का ड्रेस अलग, जूते मोजे अलग, कपड़े लत्ते अलग। आज की फीस आप मांटेसरी के ले ले, दूध न पिए आप, उसको न दीजिए, तो भी 0.6 में कैसे बच्चे का लालन पालन, दवा दारू, मेडिसिन भी है उसके अंदर, शिक्षा, सारी चीजें कैसे हो सकती हैं। इसके बाद सबसे बड़ी बात कि अगर भारत के राष्ट्र धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा की डींग मारने वाली भारत सरकार माँ बाप को परिवार का हिस्सा नहीं मानती, उनको क्या गंगा में डुबो दे। अच्छा, यहाँ से आप बोले, यहाँ जो परिवार का जो 3 यूनिट, परिवार में माँ बाप शामिल नहीं है, माँ बाप ही शामिल नहीं है। नहीं, ये लड़ाई हम आज भी लड़ रहे हैं कि बूढ़े माँ बाप को कर्मचारी के कुछ न करो तो अस्पताल में दवा तो दे दो। 70 साल का बाप हो गया, कर्मचारी ड्यूटी पर है अपने, अब बुढ़ापे में तो बीमारियां होती है, सीरियसनेस होती है, परिवार में लोग घबरा जाते हैं। वो रेलगाड़ी चला रहा है, आगे नहीं देखे, 1 सेकंड चूक जाए तो 2000 जाने चली जाए। आप उसके बूढ़े माँ बाप को भी नहीं दवा दारू देने के उसमें हैं, और आयुष्मान भारत के तहत रेल के जितने अस्पताल हैं उनको भी आप आयुष्मान भारत में लाना चाहते हैं। रेल कर्मचारी के बूढ़े माँ बाप को आप दवा देने को तैयार नहीं है। तीर्थ साल में वो 1 कर लें, 2 कर लें, तीर्थ जाने का तो पास उनको दे दो। आप यक्स पॉलिटिकल सफरर, ये स्पोर्ट्समैन, वो नेता, वो अभिनेता, सबके लिए स्पेशल पास रेल मंत्रालय ने जारी किया है, लेकिन बूढ़े माँ बाप साल में तीर्थ कराएं, उसके लिए 1-2 तीर्थ के लिए पास की सुविधा नहीं है। ये वो पीड़ाएं हैं जो जब पे कमीशन आता है तो उनके सामने भी रखा जाता है। अभी वेतनमान का निर्धारण
बहुत सारे भत्ते हैं, एडवांसेज हैं, इन सब के मामले में वेतन आयोग हर भत्ते पर, जितने तरह के भत्ते हैं, चाहे वो नाइट ड्यूटी अलाउंस है, चाहे वो रनिंग अलाउंस है, चाहे वो पेशेंट केयर अलाउंस है, अलग अलग हमारी 50 कैटेगरीज हैं, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है, जिसकी जैसी है। तो इन सब मामलों में अब ड्रेस क्या हो, रेल कर्मचारी का तो पब्लिक इमेज कैटेगरी वालों को तो आपने दे दिया, ड्रेस अलाउंस दे दिया, पहले उनको यूनिफॉर्म देते थे, अब उसी में सिलाई भी है, उसी में धुलाई भी है, धुलाई भत्ता बंद हो गया, सिलाई भत्ता बंद हो गया, अब ड्रेस अलाउंस हो गया। अब उसमें कितने सेट आदमी मेंटेन कर पाएगा कर्मचारी, कार्य करने की दशाएं, ये सारी चीजें पे कमीशन के सामने भी रखी जाती हैं। ठीक है। और कर्मचारी अपने परिवार का लालन पालन, अपने बच्चों की शिक्षा, सोशल सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह, इन सारी चीजों के लिए विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा होती है, विस्तृत रिपोर्ट बनती है, कैटेगरी वाइज डिस्कशंस होते हैं। और इसके बाद जो संबंधित मंत्रालय है, जैसे हमारा रेल मंत्रालय भी है, आज भी तकनीकी कर्मचारियों को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है, बहुत नीचे से ऊपर लाए हैं। जब वो उनको क्लास 3 ही मान्यता नहीं था, ब्रिटिश पीरियड से ये चला आ रहा है काले और गोरों का खेल, तो वही चीज ब्लैक कॉलर और व्हाइट कॉलर की ये सब समस्याएं रहती हैं। लेकिन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन एक समग्र आंदोलन है, जितनी भी हमारी कैटेगरीज हैं हमारे लिए सभी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो खलासी है हमारा, चपरासी है हमारा, और चाहे हम उनके लिए भी बहस करने की और उनके लिए भी तरफदारी करते हैं। वो जब बोनस का विषय आया था तो हम लोगों ने ये बात कही थी कि जो उत्पादकता है उसमें अधिकारी का भी उतना ही योगदान है, उसको भी बोनस मिलना चाहिए। लेकिन अब अधिकारियों ने उस आंदोलन में अपने को कुछ कमजोर पाया, तो अधिकारियों को बोनस नहीं मिलता। तो ये बोनस वगैरह का विषय ऐसा है जो हमारा तो रेलवे में PLB है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस है, अब ये विषय अलग है जी। पे कमीशन के बारे में 1946 से लगा करके हर 10 साल पर वेतन आयोग बैठा है। पहला वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग 2016 1/1/16 से लागू हुआ। मतलब आपने जो बताया कि देश में पहला वेतन आयोग जो वो ब्रिटिश राज में बना 1946 में, रिपोर्ट ब्रिटिश राज में ही आई, रिपोर्ट भी आ गई, जिसको लेकर के जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जो तब उसके अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया। तब जाकर तब के प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश जी के साथ रिटर्न एग्रीमेंट हुआ, जो कि पाठक साहब कह रहे हैं कि वो एग्रीमेंट इस ऑफिस में भी पड़ा हुआ, वो दिखा सकते हैं, हम वो बाद में दिखाएंगे आपको कि भाई ये इन बातों पे चलो। क्योंकि काले गोरों का खेल जो अंग्रेज लगा गए थे ना, वो खेल उसमें था नहीं कि जो चूंकि गोरे मतलब कि जो सबको बांटो और राज करो, तो जो ऑफिस में बैठते थे वो सारे अंग्रेज लोग होते थे, और जो मेहनत मजदूरी का काम होता था वो इंडियन करते थे। उनको कम तनख्वाह की अनुशंसा उसी पहले पे कमीशन में किया था, जिसका कि विरोध AIRF के उस समय जो अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने किया था। उसको लेकर फिर आखिर उनको सफलता मिली, और तब से हर 10 साल पर जो है वेतन आयोग का गठन होता आ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या अभी भी है, जो कह रहे हैं कि उस खेल में जो एक एक्वायर्ड फार्मूला था, डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूला था, उसकी जो सबसे बड़ी खामी थी कि जब उन्होंने परिवार को एक यूनिट मानकर जो उसके लिए 3 यूनिट का निर्धारण किया, तो उसमें आपके माँ बाप को नहीं काउंट किया, जिसकी की लड़ाई आज भी जारी है। ये 7वें वेतन आयोग से बहस हुई जी, तो उसकी लड़ाई आज भी जारी है। और पाठक साहब का कहना है कि वेतन आयोग की जो पूर्ण रूप तभी होगा जब, क्योंकि देखिए कर्मचारी के साथ उसका माँ बाप भी रहता है, तो आप उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं। और तभी हम हमेशा से आप देखते हैं कि सरकारी कर्मचारी है वो तो थोड़ा सा अभी 7वें वेतन आयोग से वेतन ठीक हुआ, परेशान ही रहता है आदमी, खुद में फंसा रहता है, क्योंकि
ठीक से उसका निर्धारण नहीं हुआ। क्यों सर, सही कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। क्योंकि ये, और भारत तो अपना देश है जिसमें आप माँ बाप को कैसे भूल सकते हैं? यही लड़ाई है, ये माँ बुनियादी प्रश्न है कि राष्ट्र धर्म और भारतीय संस्कृति की क्या परिभाषा है जिसमें माँ बाप ही परिवार का हिस्सा माँ नहीं बाप है। को ही आप परिवार का हिस्सा नहीं मानते। ऐसे में पाठक साहब, जिन्होंने की मतलब कर्मचारी आंदोलन को, कर्मचारियों के मुद्दों को उठाते रहे, खासकर वेतन आयोग को लेकर जो है क्या नफा नुकसान कैसे होगा जोड़ घटाव करते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये लड़ाई चल रही है और इनको अभी उम्मीद है देश में जो भाजपा की सरकार है जो कि हिंदू धर्म संस्कृति की बात करती है, तो उनको उम्मीद है कि शायद ये जो बहुत बड़ी बात है कि एक कर्मचारी के लिए जब आप उसके वेतन आयोग में जब उनका यूनिट तय करते हैं तो आप कर्मचारी का लेते हैं, उनके पत्नी का लेते हैं, उनके 2 बच्चों को मानते हैं, लेकिन आप उसके माँ बाप को नहीं काउंट करते हैं जिसने उन्हें जन्म दिया, कर्मचारी। तो उम्मीद है, बहुत दुर्भाग्य है ये देश के लिए। तो उम्मीद है सरकार जो है इस पर ध्यान देगी और अब जो 8वां वेतन आएगा उसमें इस चीज पर ध्यान देते हुए ये जो बहुत बड़ी भूल एक तरह से कह सकते हैं, वो तो चलिए उनका था, अंग्रेजों के जमाने का था, उन्होंने कर दिया जो करना था। कम से कम 6 यूनिट का परिवार मानकर वेतन निर्धारण होना चाहिए, इसलिए कि आज के समय में बच्चे को अद्धा मानना, उस पर सारे खर्चे और सारी चीजें व्यवहारिक रूप से इस पर सरकार पारदर्शी रूप से बहस करे, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतने ही, इस पर हम चर्चा क्रमवार ढंग से जारी रखेंगे। ये तो था इस वीडियो में हमने आपको बताया कि वेतन आयोग का अपने देश में इतिहास क्या है। मुझे 100% विश्वास है आप में से कईयों को, आप सिर्फ 8वें वेतन आयोग के नाम पर जोड़ घटाव करते हैं कि हमारा कितना बढ़ जाएगा, लेकिन ये जो जानकारी जो पाठक साहब ने दी कि कैसे बना, कैसे पहला वेतन आयोग आया, क्या आंदोलन हुआ, किस चीज को लेकर जो है नाराजगी थी भारत के कर्मचारी संगठन में, एआईआरएफ ने उसको लेकर कड़ा विरोध जताया। जयप्रकाश नारायण जिनको आप इमरजेंसी को लेकर जानते हैं, लेकिन ये भी एक था कि सबसे पहला देश का जो वेतन आयोग बना था वो भी अंग्रेजों का था, और अंग्रेजों का ये भी कैरेक्टर बताया कि कैसे वो गोरे और कालों का खेल इसमें भी खेल गए थे। उसको लेकर विरोध हुआ और सरकार को पीछे हटना पड़ा, कर्मचारी संगठन की बात माननी पड़ी। फिर भी अभी तक जो एक मतलब भेदभाव है, जो कहिए कि घनघोर भूल है, पाप है कि एक कर्मचारी के जब परिवार को आप काउंट करते हैं यूनिट वाइज, उसमें कुछ कर्मचारी के माँ बाप को काउंट नहीं करते हैं, और ये भूल हर वेतन आयोग से होते हुए चलती आ रही है। तो उम्मीद है इस 8वें वेतन आयोग में ये भूल नहीं दोहराई जाएगी, इस भूल को सरकार सही करने की कोशिश करेगी। तो साथियों, इस उम्मीद के साथ हम इस चर्चा को इस वीडियो में विराम देते हैं। आगे हम वेतन आयोग से जुड़ी अभी और हम क्रमवार ढंग से चर्चा करेंगे, आगे हम ले चलेंगे आखिर 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी किस चीज को लेकर परेशान है, क्यों वो पसोपेश में, क्यों चिंता में है कि अभी तक गठन नहीं हुआ, इस पर हम बात करेंगे। फिर हम धीरे धीरे 8वें वेतन आयोग से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उस पर चर्चा करेंगे क्रमवार ढंग से। तो पाठक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि पहला वेतन आयोग कब बना था और उसमें क्या था गोरे कालों का खेल। तो साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमको आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और जो है गुणवत्तापूर्ण जो है वीडियोस जो है जानकारी जुटाने में मदद मिले। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।